हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर नोवेल्स 2.0 में। मैं अपने चैनल पर सभी प्रकार के नोवेल्स को समराइज और एक्सप्लेन करता हूं। अध्याय 82। इस बिंदु पर सुलेई केवल आह भर सकता था, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। फिर उसने दृढ़ता से हथौड़ा पकड़ लिया और जारी रखा। 2600 एक बार जा रहा है। 2600 दो बार जा रहा है। 2600 तीन बार जा रहा है। हथौड़ा आखिरकार नीचे चला गया। सौदा 2,600,000 ये 2600 था। अगर यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो 2600 कई जन्मों के लिए खर्च करने के लिए पर्याप्त होता और शायद अभी भी कुछ बच जाता। यहाँ तक कि एक अमीर परिवार के लिए भी ये 2 से 3 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त होता। लेकिन ये शब्द तो पहले ही कहे जा चुके थे। इतने सारे लोगों के सामने वह इसे रोक नहीं सका। दुर्भाग्य से उसने बदला लेने की हिम्मत नहीं की। अगर आयुष किसी भी कारण से फिर से पीछे हट जाता तो उसे आत्महत्या करनी पड़ती। लियू मिंगक्सन, जो बगल में था, अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। आयुष बहुत अप्रत्याशित था। बस इधर उधर खेलना ठीक था, लेकिन उसे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था। अगर करून आगे नहीं बढ़ता तो लियू मिंगक्सन को लगता कि वह उदास हो जाता। किसने सोचा होगा कि आयुष उस कारण से पीछे हट जाएगा। काजल तब तक हंसती रही जब तक कि उसके पेट की मांसपेशियां लगभग मूर्त रूप नहीं ले लेती और उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो जातीं। बगल में खड़ी ली नियानवेई भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। जो कोई भी यंग मास्टर आयुष को धोखा देना चाहता था वह चट्टान से कूदने के समान था। यंग मास्टर आयुष गिरने से बचने के लिए पीछे से जोरदार किक भी मारते थे। इस बारे में बात करते हुए, ब्लेड और तलवारों से खेलना वास्तव में मेरे जैसे अप्रिय व्यक्ति के लिए कोई चीज नहीं है। सौभाग्य से मुझे यह नहीं मिला। आयुष खुशी से मुस्कुराया। इस बीच मोर्चे पर करून ऐसा लग रहा था जैसे वह खून उगलने वाला है। नीलामी के लिए अगली वस्तु, जो नीलामी का दूसरा मुख्य आकर्षण थी, एक गुप्त आभूषण था। नीलामी के लिए अगली वस्तु तांग राजवंश का एक आभूषण है। सुलेई ने एक बार फिर अपनी वाकपटु जीभ को सक्रिय किया, लेकिन इस बार उसने पहले वस्तु का परिचय देना सीखा। आभूषण का यह टुकड़ा प्राच्य और मूल्यवान है। इसकी कारीगरी और सामग्री की गुणवत्ता दोनों ही शीर्ष पायदान पर मानी जाती हैं। इसका नाम डार्क गोल्ड ईयरिंग है। इस समय बगल में खड़ा सेवक एक लकड़ी की थैली लेकर आया, जिसके ऊपर लाल कपड़े का एक टुकड़ा भी रखा था। हर कोई कृपया एक नजर डालें। सुलेई लाल कपड़े का अनावरण करने वाली थी जब आयुष ने सीधे चिल्लाया, 500 क्या बकवास है, फिर से नहीं। चूंकि यह पहले भी एक बार हो चुका था, इस बार सुलेई ने तुरंत जवाब दिया और तुरंत लाल कपड़े का अनावरण किया। डार्क गोल्ड ईयरिंग की शुरुआती बोली 150 है, लेकिन यंग मास्टर आयुष ने पहले ही 500 की बोली लगा दी है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? ये झुमका देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था और इसकी वास्तविक कीमत करीब 800 थी। इसलिए इस बार बहुत से लोगों ने सहयोग किया और बोली लगाए। 600,000, 700,000, 800 लियू मिंगक्सन अपना हस्ताक्षर उठाकर 1,000 की बोली लगाने ही वाले थे कि आयुष ने दृढ़ता से बोली, 1,200 लियू मिंगक्सन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और अपना हस्ताक्षर नीचे रख दिया। भीड़ ने हार मान ली। भगवान जाने कि यंग मास्टर आयुष को वह वस्तु चाहिए थी या नहीं। अंतिम परिणाम बिना किसी संदेह के स्पष्ट था। डार्क गोल्ड ईयरिंग्स का ये सेट आयुष को 1,200 युआन की ऊंची कीमत पर बेचा गया। आयुष, तुमने झुमके क्यों खरीदे? तुम उन्हें वैसे भी नहीं पहन सकती। जैसे ही इस वस्तु की नीलामी समाप्त हुई, काजल ने आधी उत्सुकता से आधी जानबूझकर जांच की। आयुष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुमने इन झुमकों का नाम नहीं सुना? ये डार्क गोल्ड है। डार्क गोल्ड, ये निश्चित रूप से कुछ मूल्यवान है। जब मैं अपने खेल में होता हूं तो डार्क गोल्ड उपकरण के आंकड़े वास्तव में मजबूत होते हैं। एक कहावत है, डार्क गोल्ड गुणवत्ता वाली वस्तुएं भरोसेमंद होती हैं। काजल तुरंत हंसते हुए गिर पड़ी। वे दोनों आने से पहले ही बहुत समय बर्बाद करने की योजना बना चुके थे। यह आयुष ऐसा करने में वाकई प्रतिभाशाली था। ऐसा कहने के बाद आयुष ने तुरंत पलटकर ली नियानवेई से पूछा, बहन नियानवेई, मैंने देखा कि आपके पास अभी भी झुमके नहीं हैं। ये झुमके आपके लिए हैं। हे, डार्क गोल्ड उपकरण कीमती हैं, उनके पास काफी अतिरिक्त आंकड़े हैं। ली नियानवेई ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है। उसकी देवी जैसी मुस्कान ने आसपास खड़े सभी लोगों को तुरंत मोहित कर लिया। लियू मिंगक्सन ने अपना चेहरा ढक लिया। मैंने आयुष को प्रतिद्वंद्वी की तरह माना, लेकिन भूल जाओ, यह मान लो कि मैं गलत था। अगली बार हम इस जोकर को अपनी मर्जी से बर्बाद करने देंगे। उसके खिलाफ खड़े होने से मेरी अपनी बुद्धि ही कम होगी। हालांकि करून ने 2,600 खो दिए थे, लेकिन इस समय वह इतना उदास महसूस नहीं कर रहा था और इसके बजाय उसने सोचा, यह उड़ाव आदमी ठीक है, उसे बहुत कुछ बर्बाद करने दो। मुझे लगता है कि परिवार के वे बूढ़े लोग उसे अपने परिवार की सारी संपत्ति बर्बाद करने नहीं देंगे। यह अच्छा होगा अगर मैं उसके परिवार की संपत्ति का 10% भी प्राप्त कर सकूं। ऐसा सोचने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा।
बेशक आयुष और भी अधिक प्रसन्न हुआ, ये वही प्रभाव था जो वह चाहता था। देवियों और सज्जनों, अब नीलामी के लिए हमारी आखिरी वस्तु है। मुझे ये कहना है, ये वस्तु बहुत अविश्वसनीय है। इस समय नीलामी अपने अंत तक पहुंचने वाली थी। नीलामीकर्ता सुलेई ने अपना गला साफ किया और परिचय दिया। ये वस्तु वास्तव में एक तकनीक है, एक अद्भुत तकनीक। सुलेई का परिचय सुनकर भीड़ में तुरंत उत्सुकता पैदा हो गई। प्रौद्योगिकी? किस प्रकार की प्रौद्योगिकी नीलामी के लिए रखी जा सकती है? तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? ये सिर्फ एक कॉपी नहीं हो सकती। एक बार कॉपी हो जाने के बाद पूरी दुनिया पहले ही इसे जान चुकी होगी। हाँ, तकनीक कोई अनोखी चीज नहीं है। आने से पहले नीलामी पुस्तिका को देखते हुए हर कोई इस वस्तु के बारे में उत्सुक था। स्वाभाविक रूप से समय आने पर उन्हें इस संदेह को दूर करना था। यह स्वाभाविक था कि सभी को यह अजीब लगा। किसी को यह समझना था कि सख्ती से कहें तो एक तकनीक की अनंत बार नकल की जा सकती है, खास तौर पर ऐसी नीलामी में। चूंकि तकनीक की नकल की नीलामी की जा रही थी, इसलिए निर्माता ने निश्चित रूप से एक प्रति बनाई होगी। भले ही कोई प्रति न हो, लेकिन निर्माता खुद एक प्रति के बराबर ही अच्छा था, क्योंकि वह उसे ठीक कर सकता था और उसे कभी भी बिक्री के लिए रख सकता था। सब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सुलेई ने इशारा किया और भीड़ के शांत होने का इंतजार किया, फिर गंभीरता से आगे बोली, सख्ती से कहें तो इस तकनीक में, जैसा कि सभी ने बताया है, सभी कारण है कि इसे नीलामी के लिए उपयुक्त क्यों नहीं होना चाहिए। हालांकि यह अभूतपूर्व तकनीक वास्तव में अत्यधिक उन्नत है। हालांकि निर्माता ने अपनी पूरी फंडिंग का उपयोग कर लिया है और फंडिंग के बदले में इसे नीलामी में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये कितना प्राप्त कर सकता है यह आप सभी पर निर्भर है, कोई बाध्यता नहीं है। ये देखते हुए कि भीड़ को कोई आपत्ति नहीं है, सुलेई ने अपना गला साफ किया और गंभीरता से कहा, इस तकनीक का नाम वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्शन है। सभी लोग कृपया इसका प्रदर्शन देखें। तुरंत ही एक परिचारक नीला चुस्त दुरुस्त परिधान पहने हुए, जिस पर काले रंग की गांठें बिखरी हुई थीं, नीलामी मंच पर चला आया। इसके बाद 2 अन्य परिचारक भी एक विशाल टेलीविजन स्क्रीन लेकर आए। बहुत जल्दी ही सभी को पता चल गया कि यह तकनीक क्या है। जब टेलीविजन स्क्रीन चालू की गई तो नीली पोशाक पहने अटेंडेंट ने तरह तरह की हरकतें करनी शुरू कर दीं। साथ ही स्क्रीन पर एक साधारण 3D आकृति ने वास्तव में वही हरकतें करना और नकल करना शुरू कर दिया। 1 मिनट के प्रदर्शन के बाद उपस्थित लोग मंच से चले गए और सुलेई ने जोर से कहा, मुझे विश्वास है कि अब हर कोई इस तकनीक के सामान्य विचार को समझता है। फिर ये वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्शन तकनीक, नोडल प्रोजेक्शन आउटफिट, कार्य सिद्धांत और निर्माण विधि 500,000 से शुरू होगी। नीलामी अब शुरू होती है। अध्याय 83, 1 मिलियन। नीलामीकर्ता के बोलते ही आयुष ने अपनी नीलामी प्लेट उठाई। काजल ने उत्सुकता से पूछा, आयुष, तुम इसे क्यों खरीदना चाहती हो? इसका क्या उपयोग हो सकता है? तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। उसके सवाल ने आसपास बैठे लोगों का ध्यान खींचा। हर कोई अपने कान खड़े करके और सांस रोककर इस उम्मीद में बैठा था कि महान और पुत्र का उत्तर सुनने को मिलेगा। इसके साथ खेलना मजेदार लगता है। आयुष की आंखें चमक रही थीं, वह तकनीक के सेट को गौर से देख रहा था। भले ही मुझे यकीन न हो कि यह वास्तव में क्या है, लेकिन यह बहुत मूल्यवान और शक्तिशाली लगता है। मैं इसे पहले खरीदूंगा। जिन लोगों ने यह सुना उनके मुंह खुले रह गए। जब उसे पता भी नहीं था कि यह क्या है, तब भी वह इसे खरीदने के लिए इसके साथ खेलना चाहता था। कितना बेकार। वह स्पष्ट रूप से इसे खरीदने की कोशिश कर रहा था, चाहे कुछ भी हो। ये भी नहीं सोच रहा था कि यह इसके लायक है या नहीं। इस समय करुण को अपने दिल में परेशानी महसूस हुई। क्या मुझे कीमत और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए? अगर मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूं तो यह बहुत शर्मनाक होगा। हालांकि अगर मैं इसे बहुत अधिक बढ़ा देता हूं तो क्या होगा अगर यह बेकार आदमी अचानक हार मान ले? तब मैं लगभग 5 मिलियन बर्बाद कर दूंगा। मेरी कंपनी केवल 40 मिलियन की वार्षिक आय लाती है। अगर कुछ हुआ तो मैं कंपनी चलाने में 1.5 महीने की आय और प्रयास बर्बाद कर दूंगा। ये सोचकर करुण ने असहाय होकर आह भरी। शांत रहो, मुझे शांत रहना चाहिए। इस बदमाश के माता पिता उसे लाड़ प्यार कर रहे हैं, उसे जितना जेब खर्च चाहिए उतना देते हैं। लेकिन मैं अलग हूँ, मुझे खुद को रोकना चाहिए। अंत में उसने कीमत और न बढ़ाने का फैसला किया। दूसरी तरफ लियू मिंगक्सन ने जल्दी से अपनी प्लेट उठाई। 1.2 मिलियन। फिर उसने अपनी थोड़ी को छुआ और सोचा, तकनीक का ये सेट काफी उच्च श्रेणी का है, लेकिन मेरी कंपनी के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। यथार्थवादी होने के लिए मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या उपयोग किया जा सकता है। खैर, मैं रुकने से पहले बस थोड़ा बढ़ाऊंगा। बर्बादी के मामले में आयुष के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई मतलब नहीं है। उसके माता पिता हैं जो उसे लाड़ प्यार करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उसके माता पिता उसे एक बार में सैकड़ों हजार या लाखों भी देते हैं। मुख्य बात यह है कि उसे वैसे भी अधिक पैसा खर्च करना है। अगर वह बोली को बीच में ही छोड़ देता है तो मैं बहुत बड़ा नुकसान उठाऊंगा। लियू मिंगक्सन हमेशा से ही शांत और संयमित व्यक्ति रहे हैं और उन्हें एक आदर्श व्यवहारवादी माना जाता था। जब तक कि यह कोई ऐसी चीज न हो जिसे उन्हें वास्तव में प्राप्त करना ही हो, वे इसे खरीदने का दृढ़ निश्चय नहीं करते। ये भी वैसा ही था जैसे वे अपनी कंपनी में लोगों को नियुक्त करते थे।
हर चीज को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा जाता था, न कि केवल आवेदकों की शैक्षणिक योग्यताओं को, जिससे ये स्पष्ट होता था कि उनकी गेम कंपनी का विस्तार क्यों होता रहा और वे शानदार परिणाम क्यों प्राप्त करती रहीं। 1500। आयुष ने ज्यादा नहीं सोचा। जब तक उसे लगता कि यह मजेदार है वह इसे खरीद लेगा। उसने कभी भी आइटम खरीदने के अलावा उसके मूल्य के बारे में नहीं सोचा। 1,700,000। लियू मिंगक्सन ने एक बार फिर कीमत बढ़ाई, जबकि मन ही मन सोच रही थी, चलो यहीं रुकते हैं। ये जानना ही काफी है कि वह किस तरह का व्यक्ति है, इस मामले पर बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आयुष खुद एक बुरा व्यक्ति नहीं है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि हम अलग अलग विचारधारा के हैं। अगर हम दोस्त बन जाते तो यह निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं होती। अफसोस अफसोस। 2000। आयुष ने एक बार फिर अपनी प्लेट उठाई। मैं हार मानता हूँ, लियू मिंगक्सन ने निर्णायक रूप से कहा। ये तकनीक वास्तव में उच्च स्तरीय थी, हालांकि समस्या इसकी उपयोगिता में थी, इसलिए इसे सिर्फ एक खेल माना जा सकता है। 2000। एक बार जा रहे हैं। 2000। 2 बार जा रहे हैं। 2000। 3 बार जा रहे हैं। बिका हुआ। नीलामीकर्ता सुलेई ने बोली समाप्ति का संकेत देने के लिए हथौड़ा खटखटाया। आखिरकार नीलामी खत्म होने वाली थी। करून ने 2600 का इस्तेमाल एक नई बेशकीमती तलवार खरीदने में किया, जबकि लियू मिंगक्सन कुछ भी खरीदने में कामयाब नहीं हो पाए। आयुष, जो सबसे खुश था, अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ चला गया और कहा, हाँ, आज जाना वाकई एक अच्छा फैसला था। मेरे घर के समोइड को आखिरकार एक खिलौना मिल गया है और मैं सिस्टर नियानवेई को झुमके का एक सेट उपहार में देने में कामयाब रहा। अंत में खरीदे गए तकनीकी उपकरणों का सेट भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वह खुश कैसे न हो सकता था। सिस्टम विंडो पर एक नज़र डालने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने 4000 से ज्यादा बर्बाद कर दिए हैं, जिसका इस्तेमाल 40 विशेषता बिंदुओं को भुनाने के लिए किया जा सकता है। तुम वाकई बहुत बेकार हो। इसे बिना ये जाने कि यह चीज क्या कर सकती है, खरीद रहे हो। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, घर जाओ और इसके साथ खेलो और देखो कि क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि इसका क्या उपयोग किया जा सकता है। एक सफल बर्बादी की लड़ाई के बाद लियू मिंगक्सन का ध्यान करून की ओर गया। अब से करून आयुष के बारे में बहुत चिंतित नहीं होगा और आयुष एक खुशमिजाज उड़ाऊ व्यक्ति हो सकता है। वास्तव में इस तरह से इसके बारे में सोचना काफी अच्छा था। बहन नियानवेई, आपने जो झुमके पहने हैं वे आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आयुष ने बाएं और दाएं से देखा और जितना अधिक वह देखता उतना ही उसे यह अच्छा लगता। 2 और कदम चलने के बाद उसने एक सूंघ ली और थोड़ा उदास हो गया। यह अफसोस की बात है, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो आपको सूट करे, शिनशिन। मैं मूल रूप से आपके लिए एक उपयुक्त उपहार ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे वह नहीं मिला। पिछले वाले बहुत सस्ते थे और उतने दिलचस्प नहीं थे। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। आयुष की बात सुनकर काजल को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस पर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, भविष्य में बहुत सारे मौके मिलेंगे। ठीक है, तो फिर जब भविष्य में मुझे कोई ऐसी चीज दिखेगी जो तुम्हें पसंद आएगी तो मैं तुम्हारे लिए जरूर खरीदूंगा। ली नियानवेई, जो उनके बगल में खड़ी थी, मुस्कुराए और बोली, युवा मैडम जो भी पहनती हैं उसमें अच्छी लगती हैं। हालांकि उनका बैग थोड़ा सा मानक से अलग लगता है। उनके लिए एक बेहतर बैग क्यों नहीं खरीदा जाए? बैग लड़कियों के लिए जरूरी सामान है। अच्छा विचार है। तो फिर ये तय हो गया। लोगों का समूह बातें करता रहा और हंसता रहा जबकि वे बाहर निकल रहे थे। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद प्रसिद्ध जिन बिल्डिंग के ठीक बाहर काजल ने अचानक कहा, बहन रक्त संगिनी, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम वाकई नीलामी घर में मौजूद व्यक्ति थीं? सिस्टर ब्लड कंसोर्ट, हमारी कक्षा की वह छात्रा जो कभी भी पढ़ाई के लिए नहीं आती। आयुष ने उत्सुकता से उस ओर देखा और जो कुछ उसने देखा उससे क्षण भर के लिए वह चौंक गया। लड़की की उम्र भी लगभग उतनी ही थी जितनी कि वह खुद थी और उसके नीले बाल 2 पोनीटेल में बंधे थे जो उसके कूल्हों के नीचे तक लटक रहे थे। उसका फिगर पतला था और छाती थोड़ी चपटी थी। छोटी स्कर्ट और काले मोजे के साथ बेल स्लीव शर्ट पहने हुए वह बहुत युवा और शुद्ध दिख रही थी। उसकी आंखें बड़ी और स्पष्ट थीं और हालांकि वह भावहीन थी, लेकिन यह उसके सुंदर चेहरे को ढकने में सक्षम नहीं थी। अगर उसे रेट किया जाता, अगर काजल ने पूरे 100 अंक हासिल किए होते, तो ये लड़की जिसका उपनाम सिस्टर ब्लड कंसोर्ट था कम से कम 99.5 अंक हासिल करती। हालांकि ये वह कारण नहीं था जिससे आयुष को झटका लगा। उसके साथ की लड़कियां जैसे कि काजल और ली नियानवेई दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं और हर पहलू में बेदाग थीं। इस प्रकार आयुष सुंदरियों के प्रलोभन का आसानी से विरोध करने में सक्षम था। जिस बात ने उसे चौंकाया वह था सिस्टर ब्लड कॉन्सर्ट का मेकअप। आयुष ने एक नाम बताया, तुम हत्सुने हो। हत्सुने मिकू, वह हत्सुने मिकू जिसने पृथ्वी पर प्रसिद्ध लीग गीत गाया था। आयुष ने जोर से अपनी आंखें रगड़ी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं लिन चुयिन हूँ। सिस्टर ब्लड कंसोर्ट लिन चुयिन धीरे धीरे आगे बढ़ी और बिना किसी भाव के अपना हाथ आयुष की ओर बढ़ाया। वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्शन तकनीक कहाँ है? तुम यंग मास्टर से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? लिन चुयिन की बात सुनकर आयुष के नौकर भड़क गए। एक पुरुष नौकर ने कार्रवाई करने की तैयारी करते हुए दौड़ लगाए।
तुम क्यों सोचते हो कि यंग मास्टर को तुम्हें ये सिर्फ इसलिए देना चाहिए क्योंकि तुम इसे चाहते हो? बंद करो। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए काजल लिन चुइन के सामने खड़ी हो गई और गुस्से में पुरुष नौकर पर चिल्लाई। आयुष ने कुछ नहीं कहा है, नीचे हट जाओ। उसकी आवाज 30% क्रोध, 30% घबराहट और 40% चिंता से भरी हुई थी, जिससे सुनने वाले सभी को अजीब सा महसूस हुआ। अध्याय 84। हाँ, यंग मैडम। काजल इतने लंबे समय से सबके साथ थी, उसने शायद ही कभी ऐसा भाव दिखाया हो। पुरुष नौकर कांपने की हद तक डर गया और तुरंत पीछे हट गया। काजल ने राहत की सांस ली, पीछे मुड़ी और पूछा, सिस्टर ब्लड कंसोर्ट, आप वह वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्शन तकनीक चाहती हैं? रक्त संगिनी लिन चुइन ने सिर हिलाया और अपनी सामान्य भावनाहीन आवाज में कहा, मेरे लिए इसका एक उपयोग है। आयुष सिंह ने कहा, अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो इसे ले लो। हत्सुने मिकू एक, हर किसी को पता होना चाहिए कि वह क्या महसूस करता है। हाँ, लिन चुइन ने अपना हाथ बढ़ाया। उपकरण कहाँ है? इसे उसे दे दो। आयुष सिंह ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, आप इसे जब तक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज के साथ क्या कर सकता हूँ। उपकरणों का सेट लेते हुए लिन चुइन ने विनम्रतापूर्वक कहा, मेरे नाम पर, मैं इसे 3 दिन बाद वापस कर दूंगा। इतना कहकर वह बिना एक शब्द भी धन्यवाद कहे सीधे एक काले रंग की सुपर स्ट्रीमलाइन स्पोर्ट्स कार में सवार हो गई। इंजन की गर्जना भरी आवाज सुनाई दी और एग्जॉस्ट से आग की चिंगारियां निकलने लगी, जो पलक झपकते ही उनकी नजरों से ओझल हो गईं। ओह! लिन चुइन के चले जाने के बाद काजल ने फिर एक लंबी सांस ली। जैसे उसका पूरा शरीर थक गया हो, उसने अपना ठंडा पसीना पोंछा और कहा, आखिरकार वह चली गई। इससे मैं अभी वाकई डर गई थी। मैं कहता हूँ, शिन। जिस दिशा में लिन चुइन गायब हो गया था, उस ओर देखते हुए आयुष सिंह दंग रह गया और पूछा, चुइन की वह कार, क्या इसमें कुछ अजीब नहीं है? यह आग उगल रही थी। अब आयुष सिंह के समूह के बाकी सभी लोग काजल की ओर उत्सुकता से देखने लगे। ली नियानवेई, जो अभी आयुष सिंह को थोड़ा बहुत रोक रहा था, बोला, ये लिन चुइन, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह बहुत खतरनाक है, मैं यह महसूस कर सकता हूँ। वह वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं है। एक धीमी आवाज सुनाई दी। लियू मिंगक्सिन ने शालीनता से उनके पास जाकर आयुष सिंह को देखा, मुस्कुराया और कहा, यह बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय था कि आपके अधीनस्थ ने अभी उस पर हाथ नहीं उठाया। ओह, क्या कारण है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? आयुष सिंह ने कोई सम्मान नहीं दिखाया और सीधे उससे पूछा। चूंकि कोई ऐसा व्यक्ति था जो कारण जानता था, इसलिए उसे सीधे पूछ लेना चाहिए था। उसमें बिल्कुल भी विनम्रता नहीं थी। चुइन, लिन जियायुन की इकलौती बेटी है, जो दुनिया के 500 लोगों वाले लिन कॉरपोरेशन की निदेशक है। लियू मिंगक्सिन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, वास्तव में इसमें कुछ खास नहीं है। हमारे नेटवर्क के दायरे में इस तरह के व्यक्ति को देखना दुर्लभ नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक महिला गीक है। हाँ, वह ऐसी है जो हर दिन घर पर रहती है और शायद ही कभी घर से बाहर निकलती है। गीक, महिला गीक। आयुष सिंह दंग रह गई। लिन चुइन एक महिला गीक है। एक महिला गीक जो हर दिन अपना पाठ छोड़ देती है। हाँ, लेकिन यह महिला गीक दूसरों से काफी अलग है। इस बिंदु पर बोलते हुए आमतौर पर गर्वित लियू मिंगक्सिन ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी लगता है कि मैं किसी और से कम नहीं हूँ, लेकिन उसकी तुलना में मैं वास्तव में कमतर हूँ। लिन चुइन होली ग्रेल संगठन की सदस्य हैं। मुझे यकीन नहीं है कि आपने पहले इस संगठन के बारे में सुना है या नहीं। आयुष सिंह ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो इस दुनिया में ऐसे लोगों का एक समूह है जिनकी बुद्धि का स्तर एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। लोगों का ये समूह बहुत रहस्यमय है। एक सामान्य व्यक्ति कभी नहीं जान पाएगा कि वे वास्तव में कौन हैं, वे कहाँ हैं। इस दुनिया की सरकारों में शीर्ष अधिकारियों के स्तर पर केवल वे ही लोग इस समूह के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और बिना किसी अपवाद के वे सभी इस जानकारी को खजाने की तरह संभालेंगे। 5 अरब लोगों की आबादी वाली इस दुनिया में जो ऐसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं, उनमें से केवल 42 ही हैं। जिस संगठन में वे हैं उसे होली ग्रेल कहा जाता है, एक ऐसा संगठन जिसमें केवल 180 या उससे अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति ही शामिल होने की योग्यता रखता है। और ये लिन चुइन वह होली ग्रेल की सदस्य है। इसके अलावा वह समूह में सबसे खतरनाक किस्म की व्यक्ति है। महिला गीक, एक तकनीकी गीक। एक तकनीकी गीक, एक तकनीकी गीक जिसकी बुद्धि का स्तर 180 और उससे ज्यादा है। जब लियू मिंगक्सिन ने यह बात कही तो आयुष सिंह वाकई हैरान रह गया। जब से वह इस दुनिया में आया है, तब से उसने जिन लोगों से बातचीत की है वे सभी कुलीन वर्ग के लोग हैं। ये कहा जा सकता है कि आयुष सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसे किस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब ये सुनकर कि लिन चुइन एक तकनीकी विशेषज्ञ था, वह सचमुच भयभीत हो गया। शायद बहुत से लोग यह नहीं समझ पाए कि तकनीकी गीक का क्या मतलब है। सीधे शब्दों में कहें तो हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म आयरन मैन का मुख्य किरदार टोनी स्टॉक अपने पिछले जन्म में एक ऐसा ही तकनीकी गीक था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सामान्य रूप से कक्षा में उपस्थित नहीं होती। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझसे वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्शन तकनीक उधार ली। क्या ये संभव है कि 180 या उससे अधिक की बुद्धि वाला ये तकनीकी विशेषज्ञ वास्तव में आयरन मैन जैसा अद्भुत एक्सोस्केलेटन कवच बना सकता है?
अब आयुष सिंह को अंततः समझ में आ गया कि लिन चुइन ने इस तरह से क्यों बात की थी। एक तकनीकी विशेषज्ञ के संचार कौशल का स्तर -10 होना चाहिए, है ना? तुम्हारे हाव भाव देखकर तुम्हें समझ जाना चाहिए कि एक तकनीकी विशेषज्ञ कितना डरावना हो सकता है। लियू मिंगक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। जब वह इतना बोल रहा था तो वहां मौजूद लोगों में से आयुष सिंह, काजल और लियू मिंगक्सिन के अलावा बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या मतलब है। आखिरकार ली नियानवेई इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उत्सुकता से पूछा, एंड क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? मुझे समझाओ बहन नियानवेई। काजल उसके पास गया और धीरे से बोला, बहन, ब्लड कंसोर्ट के साथ मेरा रिश्ता बुरा नहीं माना जा सकता। उस दिन मैं उनसे मिलने उनके घर गया था और सौभाग्य से कुछ देखने का मौका मिला। हर कोई सोच रहा था कौन सी चीज इतनी रहस्यमय है, कोई बहुत ही अद्भुत चीज। फिर उन्होंने काजल को ये कहते सुना, संयोग से उन दिनों वह खुद एक रॉकेट बना रही थी, इसलिए जब मैं वहां गया तो उसने मुझे दिखाने के लिए इसे जारी किया। रॉकेट? ली नियानवेई ने सबके मन में उठे संदेह को दूर करते हुए पूछा। आतिशबाजी? नहीं, वह रॉकेट लॉन्चर वाला एक असली रॉकेट था। काजल ने कंधे उचकाए और कहा, सिस्टर ब्लड कंसोर्ट ने एक माइक्रो कैमरा लगाया, फिर मैंने देखा कि रॉकेट लॉन्च हुआ। उस समय सिग्नल कनेक्टर डिवाइस ने वायुमंडल से बाहर निकलने तक इसके ऊपर उड़ने का एक वीडियो भेजा। जब वह इतना बोल रही थी तो सभी की लार टपक रही थी, यहां तक कि आमतौर पर शांत रहने वाली ली नियानवेई भी हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुम्हारा मतलब यह है कि उसने जो रॉकेट खुद बनाया था वह वायुमंडल को तोड़कर अंतरिक्ष में चला गया? हाँ, मैंने उस समय का वीडियो भी संभाल कर रखा है। काजल ने अपना फोन निकाला। सिस्टर ब्लड कंसोर्ट ने मेरे लिए इसकी एक कॉपी बनाई है। 1 मिनट बाद वह पुरुष नौकर पसीने से लथपथ हो गया और लगातार बड़बड़ाता रहा। भाग्यशाली, सौभाग्य से मैंने उसे नहीं मारा। इस समय लियू मिंगक्सिन उस पर हमला करना नहीं भूली। वास्तव में लिन चुइन के बारे में कुछ और भी भयावह है। उसने उसके सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, भगवान ने उसे एक ऐसा दिमाग दिया है जो एक साधारण व्यक्ति से कहीं ज्यादा है, लेकिन उसने बदले में उससे कुछ छीन लिया है, उसकी भावनाएं। सरल शब्दों में कहें तो लिन चुइन में व्यवहारिक रूप से कोई भावना जीन नहीं है। वह जो कुछ भी करती है वह जीवित रहने की प्रवृत्ति से बाहर है। वह किसी के प्रति अच्छी नहीं होगी, वह किसी के प्रति बुरी भी नहीं होगी। जब उसे खतरा महसूस होता है, चाहे वह कोई भी हो, तो उसकी सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले सभी लोग उसके हमले का लक्ष्य बन जाते हैं। इसमें उसके माता पिता भी शामिल हैं। अध्याय 85। लियू मिंगक्सिन की बातें सुनने के बाद सभी ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। अब उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि काजल अभी इतना घबराया हुआ क्यों था। अगर किसी ने उस लिन चुइन को नाराज कर दिया तो, अगर प्रतिद्वंद्वी कोई ऐसा व्यक्ति होता जो कुंग-फू के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो, तो उसे संभालना आसान होता। ज्यादा से ज्यादा वे जीतने के लिए अपनी संख्या के बल पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन लिन चुइन, उस तकनीकी विशेषज्ञ का सामना करते हुए, भगवान जाने कि उसने अपनी शर्ट के अंदर एक्सोस्केलेटन कवच पहना होगा या उसने अपनी सुपरकूल स्पोर्ट्स कार को विशेष रूप से सुधारा होगा। बेशक एक अतिव्ययी व्यक्ति होने के नाते आयुष सिंह की चिंता इस बारे में बिल्कुल भी नहीं थी। अब उसकी आंखें इतनी तेज रोशनी से चमक रही थीं कि जो कोई भी उन्हें देखता था वह अंधा हो सकता था। उसकी लार लगभग टपकने लगी जब उसने कहा, वाह, तो अगली बार अगर मैं बर्बाद करना चाहूं तो क्या मैं उसे नहीं ढूंढ सकता? एक तकनीकी गीक, पैसे जलाने में तकनीक नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं। जब ग्रेट प्रोडिगल सिस्टम अंततः अपग्रेड हो गया तो बर्बाद होने वाली धनराशि निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अब भी उसके मिशन के लिए उसे पहले से ही 1 महीने में 15 मिलियन युआन बर्बाद करने की आवश्यकता थी। अपग्रेड के बाद क्या मिशन को पूरा करने के लिए कम से कम 10 मिलियन की आवश्यकता नहीं होगी? तब तक तकनीक के साथ खेलने में पैसे जलाने के लिए लिन चुइन की तलाश करना निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प होगा। लियू मिंगक्सिन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने असहायता से सिर हिलाया और कहा, वास्तव में यही मामला है। हा, ये वाकई बहुत बढ़िया है। हा। आयुष सिंह जोर से हंसा। इस बार खेलने के लिए वाकई कुछ है। इस बारे में बात करते हुए मैं वाकई उत्सुक हूं कि वह इस वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्शन सिस्टम से क्या बनाएगी। हा, सभी ने ये सोचकर अपना माथा पीट लिया कि यंग मास्टर ने बर्बाद करने का एक और बढ़िया तरीका खोज लिया है। इस बार ये और भी ज्यादा भयंकर था। पैसे बर्बाद करने के लिए तकनीक निश्चित रूप से सबसे बढ़िया विकल्प थी। आयुष सिंह के हंसने के बाद लियू मिंगक्सिन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, युवा मास्टर आयुष, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं आपसे कुछ निजी बातें कर सकती हूँ? उसकी यह बात सुनकर सभी लोग तुरंत घबरा गए। काजल अनजाने में ही आपत्ति जताना चाहती थी, तभी आयुष सिंह ने कहा, जरूर, कहाँ? बस यहीं तक चलेगा। लियू मिंगक्सिन ने लापरवाही से उस जगह की ओर इशारा किया जो उनके वर्तमान स्थान से लगभग 2 मीटर दूर थी। युवा मास्टर, ये देखकर कि आयुष सिंह उनके संरक्षण क्षेत्र को छोड़ने वाला था, उसके अनुचर काजल और ली नियानवेई सभी घबरा गए। ठीक है, मुझे लगता है कि यह आदमी काफी भरोसेमंद है। आयुष सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। और भी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं ठीक रहूंगा। इस समय मिंगजिंग बिल्डिंग के सामने प्लाजा में 100 से अधिक मेहमान मौजूद थे।
आयुष सिंह निश्चिंत था। अगर लियू मिंगक्सन ने यहाँ उस पर हाथ डालने की हिम्मत की तो आयुष सिंह अपना सिर काटकर फुटबॉल खेलने के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वे दोनों एक खाली जगह पर गए, लियू मिंगक्सन ने आयुष सिंह की ओर थोड़ा सा झुका, जिससे आयुष सिंह ने आश्चर्य से पूछा, हम तुम्हें क्या हो गया है, ऐसा मत करो, तुम क्यों झुक रहे हो? लियू मिंगक्सन ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, वास्तव में मुझे स्वीकार करना होगा, मैंने कल वास्तव में आप पर हाथ उठाने की योजना बनाई थी, इसलिए अभी अभी यह झुकना आपके प्रति मेरी माफी मानी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर आयुष इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। आयुष सिंह ने लियू मिंगक्सन की ओर इशारा किया, फिर खुद की ओर इशारा किया। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है ना? आपके लिए शायद ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह ज़रूरी था। लियू मिंगक्सन अभी भी अपने आश्चर्यजनक सुंदर तरीके से था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में हमारे परिवारों के रुख के कारण अगर मैं आप पर हमला भी करूं तो ये स्वीकार्य है, कोई भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन इन 2 दिनों में हमारी बातचीत के बाद मुझे लगता है कि आप काफ़ी दिलचस्प व्यक्ति हैं। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम विरोधी पक्षों में हैं, तो शायद आप एक बहुत ही उपयुक्त दोस्त होते। हाँ, शायद नहीं, ये निश्चित रूप से है। ओह माय, ये सच नहीं है। असल में मैं उतना महान नहीं हूँ जितना तुमने कहा। इसके बजाय आयुष सिंह अपने भाषण से थोड़ा शर्मिंदा था। उसने अपने बालों को छुआ और जोर से हंसा। हे, भविष्य में हमारे परिवारों के बीच निश्चित रूप से लड़ाई होगी, यह अपरिहार्य है, और मुझे विश्वास है कि यंग मास्टर आयुष को भी इस बारे में पता है। लियू मिंगक्सन ने धीरे से कहा, हालांकि हम निश्चित रूप से दुश्मन होंगे, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता, इसलिए मैं आज यहाँ अपने पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने आया हूँ। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के बाद से मैं फिर कभी तुम्हारे साथ कोई सक्रिय कदम नहीं उठाऊंगा। तुम्हारा स्वभाव एक खुशमिजाज व्यक्ति की तरह है जो अपनी मर्जी से खर्च करता है और खुशी खुशी जीता है। अगली बार जब हमारे परिवार के बीच लड़ाई होगी, अगर हम जीत जाते हैं तो मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता छोड़ दूंगा, कम से कम ये सुनिश्चित करते हुए कि तुम एक बहुत ही बेफिक्र जीवन जी सको। इस बिंदु पर बोलते हुए लियू मिंगक्सन ने हल्के से कहा, अगर अंत में तुम्हारा परिवार जीत गया तो मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर आयुष मुझे मेरी आखिरी गरिमा को बनाए रखने देंगे। लियू मिंगक्सन की बात सुनकर हमेशा मुस्कुराने वाली आयुष सिंह चकित रह गई। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई व्यक्ति इतना विशाल मन और उदारता वाला होगा, लेकिन अब वहाँ लियू मिंगक्सन थी। उनका आत्मविश्वास, शालीनता और शिष्टता, ये कहा जा सकता है कि उनमें दुनिया के सभी अच्छे गुण मौजूद थे। वास्तव में अगर यह उनके परिवार के दृष्टिकोण के कारण नहीं था तो आयुष सिंह वास्तव में ऐसे व्यक्ति के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। उन्हें 2 समानांतर रेखाएं माना जाता था। लियू मिंगक्सन व्यवसाय की दुनिया में अपनी मर्जी से घूमते रहते थे, जबकि वह अपने सावधान भटकते हुए व्यक्ति बने रहते थे। दुर्भाग्य से जीवन में चीजें आमतौर पर ऐसी ही होती हैं। कई बार उन्हें मानवीय ताकत से नहीं बदला जा सकता। आयुष सिंह ने नाक से कुर्री मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं। हे, तुम जानते हो कि मैं एक खर्चीला आदमी हूँ। पैसे खर्च करने के अलावा मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं हमारे परिवारों के बीच चल रही चीजों के बारे में जानता हूँ। आइए हम इस बात पर विचार करें कि जब चीजें उस बिंदु पर आती हैं तो मुझे बहुत अधिक सोचने से सिरदर्द होता है। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे अंत कुछ भी हो, कम से कम तुमने मुझे जो प्रभाव दिया वह बहुत अच्छा था। ये काफी है। लियू मिंगक्सन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम अभी भी बैठ सकते हैं और एक कप चाय एक साथ पी सकते हैं। बेशक। आयुष सिंह ने कंधे उचकाए और कहा, अगर तुम मेरे साथ बर्बाद होने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लाने में खुश हूँ। हाँ, ठीक है। लियू मिंगक्सन ने जोर से हंसते हुए कहा, तो चलो भविष्य में किसी मौके का इंतजार करते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और एक बार खुद को जंगली होने दूंगी। वह एहसास निश्चित रूप से काफी दिलचस्प होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद लियू मिंगक्सन ने मुड़कर अलविदा कहा। तो चलो, जब मौका आएगा तब फिर मिलेंगे। अलविदा। आयुष सिंह ने जोर से चिल्लाया। जल्दी करो और एक पत्नी ढूंढो ताकि तुम मेरी बहन न्यानवेई के बारे में सोचना बंद कर सको। ये सुनकर हमेशा शांत रहने वाली लियू मिंगक्सन लड़खड़ा गई और लगभग गिर गई। आयुष, उसने तुमसे क्या कहा? वह झुकना क्यों चाह रहा था? जैसे ही आयुष सिंह वापस लौटा, काजल उसकी ओर दौड़ी और पूछा। इस छोटी सी महिला ने अपना सफेद नाजुक छोटा हाथ बढ़ाया और उसकी आस्तीन पकड़ ली। उसके चेहरे पर काफी चिंता थी। यद्यपि उसने भविष्य में अपने विवाह से अलग होने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा करने से पहले भी वह आयुष सिंह के प्रति काफी सुरक्षात्मक थी। वास्तव में कुछ खास नहीं, वह बस माफी मांगने आया था। उसने स्वीकार किया कि उसने कल वास्तव में मेरी ओर बढ़ने की योजना बनाई थी। आयुष सिंह ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। फिर उसने कहा कि वह भविष्य में मेरी ओर कोई और कदम नहीं बढ़ाएगा और मुझे आराम से रहने और अपनी मर्जी से इधर उधर घूमने के लिए कहा। इस बारे में बात करते हुए, हालांकि यह बूढ़ा साथी मेरे विपरीत दृष्टिकोण रखता है, मैं वास्तव में उसे नापसंद नहीं करता। मेरे मन में उसके बारे में वास्तव में काफी अच्छी धारणा है। तुमने उस पर सिर्फ इसलिए विश्वास किया क्योंकि उसने ऐसा कहा था। काजल ने आश्चर्य से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस पर विश्वास करता हूं या नहीं।
वैसे भी मैं ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकता, मुझे खुशी खुशी मौज मस्ती करने में ही दिलचस्पी रखनी चाहिए। आयुष सिंह ने कंधे उचकाए और कहा, चलो देर हो रही है, चलो पहले घर लौटते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए भविष्य में उनके बीच निश्चित रूप से लड़ाई होगी, लेकिन उम्मीद है कि वह दिन भविष्य में बहुत बाद में आएगा। आखिरकार आयुष सिंह की नींव अभी भी स्थिर नहीं हुई थी। बेशक अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं था, घर भागना ज्यादा जरूरी था। अब जब उसने 40 विशेषता अंक जमा कर लिए थे तो छोटी छड़ी को बड़ा करना सबसे महत्वपूर्ण काम था। अध्याय 86। ठीक है, चूंकि आयुष ने पहले ही ऐसा कह दिया था, इसलिए सभी लोग तुरंत अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर घर चले गए। घर जाते समय काजल आयुष को याद दिलाना नहीं भूली, भले ही उसने जो कहा वह सच हो या झूठ, तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा। भले ही वह तुम पर कोई कदम न उठाए, लेकिन तुम्हारे परिवार के वे सहायक भी तुम्हारे प्रति दोस्ताना नहीं थे। तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा और तुम्हें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। हाँ, मुझे पता है। आराम से पीठ पर लेटे हुए आयुष ने अपनी कमर को फैलाया। आह, मैं बहुत थक गया हूँ। जैसे ही वह अचंभित था और ली नियानवेई के शरीर पर आराम कर रहा था, ली नियानवेई अचानक उसके करीब झुकी और धीरे से उसके कान में बोली, युवा मास्टर, इस गहरे सोने की बाली में कुछ गड़बड़ लग रही है। जब मैंने इसे पहना तो मेरा दिमाग सामान्य से कहीं ज्यादा साफ और बहुत ठंडा लगने लगा। मुझे यकीन नहीं है कि यह बालियों की वजह से है, लेकिन इसे पहनने के बाद ही मेरा दिमाग साफ महसूस हुआ। क्या तुम सच में कह रहे हो? आयुष की आत्मा तुरंत हल्का हो गई। उसने बालियों को बाईं और दाईं ओर देखा। क्या ये हो सकता है कि मैंने वास्तव में एक दिव्य वस्तु वापस खरीदी है? उसे लगा कि यह सिर्फ मजेदार है, लेकिन काजल ध्यान से बालियों को छू रही थी। वह अचानक आश्चर्य से बोली, आयुष, ये बालियां, वाकई इनमें कुछ गड़बड़ लगती है। क्या तुम्हें अभी भी वह क्लियर वाटर रिंग याद है जो तुमने मुझे उस दिन दी थी? मुझे याद है। इसके बारे में क्या? आयुष ने हैरानी से पूछा। उस साफ पानी की अंगूठी का असर शरीर में रक्त परिसंचरण के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने का होता है। ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म होता है। झुमकों की यह जोड़ी पहनने वाले के सिर को साफ रखने का असर करती है। काजल ने विश्लेषण किया। साफ पानी, गहरा सोना, उनके नाम अवधारणा में काफी समान लगते हैं। 5 तत्वों, धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के संबंध में क्या ये हो सकता है कि ये दोनों एक सेट हैं? क्या बात है, ये निश्चित रूप से एक बड़ी खोज थी। आयुष ने आश्चर्य से कहा, क्या एक साथ पहनने पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा? आपका मतलब है कि इस आभूषण के सेट में 5 टुकड़े हैं? 5 तत्वों, धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के अनुसार। आपकी किस्मत वाकई अजय है। काजल ने मुंह बनाते हुए कहा, जानबूझकर बर्बाद करना और खुद के लिए एक दिव्य वस्तु अर्जित करना। मुझे सच में लगता है कि यही मामला है। अब जबकि पानी और धातु पहले से ही हमारे पास हैं, हमारे पास अभी भी लकड़ी, आग और पृथ्वी की कमी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन सभी को इकट्ठा करना संभव है। युवा गुरु, इतनी कीमती चीज। ली नियानवेई ने यह सुनने के बाद अपनी बालियां उतारने की कोशिश की, लेकिन आयुष ने उसे रोक दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस पहले इसे पहन लो, मैंने पहले ही कहा है कि यह तुम्हारे लिए है। अगर मैं बाकी 3 टुकड़े इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता हूं, तो तुम मुझे अपना दे सकते हो ताकि मैं इसका असर देख सकूं। अभी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे रखूंगा तो मैं इसे कभी भी गलती से फेंक सकता हूं। ली नियानवेई ने पहले कभी आयुष की बातों को अस्वीकार नहीं किया था। उसने हल्की सी मुस्कान दी, जिससे पता चला कि उसने बालियां रखना स्वीकार कर लिया है। इस बारे में जानकर आयुष काफी खुश हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और वह जोर से हंसा और बोला, हाँ, ये वाकई कमाल है। ओह माय, इस तरह का आइटम इकट्ठा करने वाला खेल खेलना मेरा पसंदीदा था। बस मुझे नहीं पता कि क्या वे वास्तव में एक सेट हैं, क्या कोई सेट प्रभाव होगा। शायद यह मुझे अचानक सुपरमैन में बदल देगा। मुझे भविष्य में इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हे। काजल अभी भी बड़बड़ा रहा था। वह बर्बादी से एक दिव्य वस्तु प्राप्त कर सकता है, दुनिया के बारे में मेरा दृष्टिकोण। आज का समय बर्बाद करने की योजना पूरी तरह सफल रही। सभी लोग बहुत संतुष्ट थे। काजल और ली नियानवेई को आराम करने के लिए घर भेजने के बाद तीनों प्रार्थना स्वर्गदूतों ने रास्ता खोल दिया, जबकि आयुष अपने सोअरिंग एंजल की पिछली सीट पर उत्साहित होकर बैठा था। मैंने पिछले कुछ दिनों में 4 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं और ग्रेट प्रोडिगल सिस्टम ने यह भी दिखाया है कि मैंने 43 विशेषता अंक जमा किए हैं। ब्रोहाहा, मैं घर वापस आते ही उन्हें तुरंत जोड़ दूंगा। धिक्कार है, ये लंबा इंतजार मुझे वाकई मार रहा है। दरअसल इससे पहले आयुष ने कुछ विशेषता अंक जमा कर लिए थे, बस उसने उनका उपयोग नहीं किया था। आखिरकार यौन क्षमता के आंकड़े और स्वास्थ्य के आंकड़े अलग अलग थे। स्वास्थ्य आंकड़ों के लिए प्रत्येक जोड़ा गया अंक उसके शरीर को बेहतर बनाएगा, लेकिन यौन क्षमता के आंकड़ों के लिए यह अलग था। यह उसके लिंग के आकार से संबंधित था। सामान्य अवस्था में एक औसत वयस्क का लिंग अंगूठे से थोड़ा ही बड़ा होता है। कुछ अधिक प्रतिभाशाली लोगों का लिंग थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। यदि वह एक बार में 2 या 3 अंक जोड़ता है तो यह बताना काफी मुश्किल होगा कि कोई अंतर है या नहीं। इसलिए आयुष ने उन्हें तब तक रखा जब तक कि उसके विशेषता अंक एक बड़ी राशि में जमा नहीं हो गए।
अब यदि सभी 40 से अधिक अंक एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो अंतर काफी स्पष्ट होगा। वे कुछ ही देर में घर पहुंच गए। आयुष सीधे अपने बेडरूम की ओर बढ़ा। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। मैं सबसे पहले ऊपर जा रहा हूँ। ओ प्रिय, तुम छोटे बदमाश, धीरे धीरे, गिर मत जाना। आयुष को इधर उधर भागते देख लैन रूक्सी का दिल लगभग उछल पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, तुम इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? सीढ़ियों से ऊपर जाते समय रेलिंग को पकड़ लो, क्या तुम्हें गलत कदम उठाने का डर नहीं है? मुझे पता है माँ, हे। आयुष ने हंसते हुए अपनी नाक को छुआ और निर्णायक रूप से अपनी गति धीमी कर दी। यह अच्छा नहीं होगा यदि वह अपने परिवार को फिर से चिंतित करे। बहुत जल्दी ही वह अपने बेडरूम में पहुंच गया। आयुष ने अपना बैग नीचे फेंका, अपनी जैकेट उतारी और गहरी सांसें लेने लगा। पूरे 10 बार ऐसा करने के बाद वह आखिरकार शांत हो गया। फिर उसे घबराहट महसूस हुई। उसने सावधानी से दरवाजा बंद किया, पर्दे खींचे, फिर बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलता रहा, आंकड़ों की प्रभावशीलता के बारे में चिंता करता रहा। अंत में वह 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक ऑनलाइन रहा। फिर वह आखिरकार शांत हुआ और विशेषता अंक जोड़ना शुरू करने के लिए तैयार हुआ। दरअसल चिंता करने के लिए आयुष की कोई गलती नहीं थी। यौन क्षमता के आंकड़ों का वास्तव में क्या मतलब है, यह अनिश्चित था। आयुष वास्तव में इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। सकारात्मक रूप से सोचे तो इससे उसका लिंग बड़ा हो सकता है। सिस्टम ने यही माना, जिसका मतलब था कि यह एक औसत आदमी के लिंग के बराबर हो जाएगा। लेकिन केवल भूत ही जानता होगा कि सिस्टम की नज़र में एक औसत व्यक्ति के लिंग का आकार क्या माना जाता है। आखिरकार ये पृथ्वी की तकनीक नहीं थी। अगर यह औसत लिंग के खड़े होने के आकार को 5 से 6 सेंटीमीटर या 7 से 8 सेंटीमीटर मानता है, तब आयुष निश्चित रूप से दीवार से टकरा जाएगा। यही असली वजह थी कि वह विशेषता अंक जोड़ने में इतना हिचकिचा रहा था। इस बात की अनिश्चितता बहुत महत्वपूर्ण थी और उसकी जगह पर कोई भी व्यक्ति भी चिंतित हो सकता था। लेकिन चाहे जो भी कारण हो, वह पहले ही काफी हिचकिचा चुका था। अब जबकि विशेषता अंक उपलब्ध थे, अंत में उसे अभी भी इसे जोड़ना पड़ा। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। अपना मन बनाते हुए आयुष ने जोर से नाक सिकुड़ी और बहुत जल्दी अपने सारे कपड़े उतार दिए। फिर एक ऐसे भाव के साथ जो देखने में बहुत भयानक था, उसने उस छोटी सी छड़ी को देखा जिसने उसे इतनी चिंताएं दी थीं। वहां नीचे गंजापन था और बीच में सिर्फ एक छोटी सी सफेद छड़ी थी जो उसकी आधी छोटी उंगली के बराबर थी। उसके साथ उसके अंगूठे के आकार के 2 अंडे थे जो वहां अपने आप उग रहे थे। यदि वह केवल एक छोटी सी छड़ी होती तो भी वह उसे जाने देते, लेकिन केवल चमड़ी ही 1.5 सेंटीमीटर लंबी थी, जबकि पूरी छड़ी केवल 3 सेंटीमीटर लंबी थी। इस छोटी सी चीज को देखकर, जो इतनी छोटी थी कि देखने में प्यारी लग रही थी, आयुष को इस पर चित्र बनाने का बहुत मन हुआ। फिर ये बिल्कुल हाथी के सिर जैसा दिखाई देगा। वूश, गहरी सांस लेते हुए, क्योंकि परिणाम चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, ये निश्चित रूप से इससे बेहतर होगा। आयुष ने दृढ़ता से फैसला किया। मेरी यौन क्षमता में सभी विशेषता बिंदु जोड़ें। अध्याय 87। उसके शब्दों के बाद उसका पूरा शरीर तुरंत सुनहरे प्रकाश से ढक गया। पहले तो रोशनी ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, फिर ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और आगे बढ़ने लगी। सबसे पहले ये सिर और पैर की उंगलियों से छाती के स्तर तक और फिर जांघ के स्तर तक चली गई। फिर यह उसके पेट के नीचे 3 इंच के क्षेत्र में इकट्ठा हो गई। आयुष की आंखें बड़ी हो गईं और वह उसे गौर से देखने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था और उसे ठंड लग रही थी। ऐसे नाजुक पल में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो पूरी तरह से बेफिक्र हो सकता है। उसके पूरे जीवन की खुशी इस पल पर निर्भर थी। आयुष की आंखें जो घबराहट और प्रत्याशा से भरी थीं, अंततः बदलने लगीं। सबसे पहले ये क्षैतिज रूप से थोड़ा थोड़ा करके विस्तारित हुआ। हालांकि यह बहुत धीमी गति से था, फिर भी यह एक स्पष्ट वृद्धि थी। पहले ये लगभग 0.5 सेमी, फिर 1 सेमी, फिर 1.5 सेमी, फिर 2.5 सेमी तक विस्तारित हुआ। ठीक वैसे ही धीरे धीरे बीज के बढ़ने की प्रक्रिया की तरह चौड़ाई 2.5 सेमी तक पहुंचने के बाद लंबाई भी बढ़ने लगी। सबसे पहले लिंग चमड़ी के नीचे आगे की ओर रेंगना शुरू हुआ और वह स्पष्ट रूप से आगे की ओर रेंगते हुए सामने की ओर उभार महसूस कर सकता था। इस बार विकास बहुत तेज था। 1 सेमी, 2 सेमी, बस कुछ ही सांसों के समय में वह गोलाकार उभार आगे की ओर रेंग गया। फिर एक छोटा सा, अपना सिर बाहर की ओर जांचता हुआ आयुष ने आश्चर्य से देखा। उसके बारे में बोलते हुए उसका छोटा भाई काफी प्यारा, गोरा और नाजुक लग रहा था। इस समय तक ये पहले से ही काफी स्पष्ट था कि इसकी वृद्धि उसकी तर्जनी के आधे हिस्से के बराबर हो गई थी। फिर जैसे ही आयुष का दिल उसके गले तक पहुंचा, सुनहरी रोशनी और भी अधिक चमक उठी। यह अभी भी चमक रही थी। आयुष चकित था। अपने दिल में वह लगातार चिल्ला रहा था, थोड़ा प्रयास करो और अधिक प्रयास करो, चलो चलो। आयुष को पूरा विश्वास था कि इस समय उसे अपने पूरे जीवन में कभी भी इतनी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। आखिर आधी उंगली से लेकर आधी तर्जनी उंगली तक, और जाहिर है कि यह आधी मध्यमा उंगली तक पहुंचने वाला था।
ऐसा दृश्य देखकर उसकी जगह कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से शांत मन नहीं रख पाएगा। अगर कोई ऐसे क्षण में शांत मन रखने में सक्षम है तो वह निश्चित रूप से इरेक्शन करने में सक्षम व्यक्ति नहीं है। यह अभी भी बढ़ रहा था। वास्तव में कुछ ही क्षणों बाद ये पहले से ही आधी मध्यमा उंगली के आकार तक पहुंच गया था। एक औसत आदमी का सामान्य आकार अब लगभग उसके आकार का था और यह अभी भी बढ़ रहा था। इसके अलावा आयुष के आंकड़े अब केवल 80 अंक पर थे। यहाँ तक कि जब आयुष पहले से ही बहुत संतुष्ट थी तब भी यह बढ़ रहा था। क्या बात है, ये कैसी स्थिति है? आयुष का दिल लगभग उछल पड़ा। वह सुनहरी रोशनी गायब नहीं हुई थी, वह अभी भी बढ़ रही थी। बीच की आधी उंगली के आकार से ये लगातार मोटा होता जा रहा था। प्यारा सा भय एक छोटे से पक्षी में बदल गया था जो अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह जितना हो सके उतना संघर्ष करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लगभग 2 मिनट के बाद आयुष को आखिरकार ऐसा लगा जैसे कुछ मुक्त हो गया हो। उसका गोरा और नाजुक छोटा भाई पूरी तरह से अपने बंधन से बाहर आ गया था। उसका सिर पूरी तरह से बाहर की ओर था। अब वह पूरी तरह से बाहरी दुनिया का सामना करने में सक्षम था। ओह, आयुष अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। उसकी पूरी अभिव्यक्ति शब्दों में बयां नहीं हो पा रही थी क्योंकि वह अभी भी बढ़ रही थी। वह पहले से ही उसके अंगूठे के आकार की हो गई थी। अब तक आयुष पूरी तरह से सहज महसूस कर रहा था। एक औसत आदमी का सामान्य आकार अब उसके आकार के बराबर था, शायद थोड़ा बड़ा लेकिन सीमित। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह अभी भी बढ़ रहा था। अंगूठे के आकार से यह फिर से चौड़ाई में बढ़ने लगा। 1 सेमी, 2 सेमी, कुछ ही क्षणों बाद व्यास लगभग 1.5 अंगूठे के बराबर हो गया। फिर से लंबाई में बढ़ा, इस बार थोड़ी धीमी गति से, लेकिन ये केवल सापेक्षिक रूप से कहा जा सकता है। बहुत जल्दी ये 1.5 अंगूठे के आकार तक बढ़ गया था। बड़बड़ाहट, आखिरकार अब मैं एक सच्चा आदमी हूँ। आयुष जोर से हंसा। अब यौन क्षमता का आंकड़ा 80 अंक पर था। एक बार जब ये 100 तक पहुंच गया तो वह वास्तव में एक खड़ा हुआ आदमी बन जाएगा। खून और धातु का एक असली आदमी। आयुष अब एक असली आदमी था। फिर ठीक इस क्षण सुनहरा प्रकाश अभी भी गायब नहीं हुआ था। यह अभी भी बढ़ रहा था। क्या बकवास है, ये कैसी स्थिति है? वह पहले तो पागलों की तरह उत्साहित हुआ, फिर उसे सिर से पैर तक ठंडा पसीना आने लगा। बड़े भाई, कृपया बढ़ना बंद करो। अगर तुम बढ़ते रहे तो मैं फिर दूसरों का सामना कैसे कर पाऊंगा? लेकिन ये बहुत स्पष्ट था कि इस बार उसकी प्रार्थना काम नहीं आई। यह अभी भी बढ़ रही थी। 1.5 अंगूठे के आकार से ये धीरे धीरे बड़ा और मोटा होता गया। आयुष के चेहरे पर आंसू बहने लगे। हे मेरे स्वर्ग और पृथ्वी, कौन सी दिव्य बहन मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कर रही है? पूरे 3 मिनट के बाद आयुष की नज़र में, जो इतनी तीव्र थी कि वह लगभग दीवारों के आर पार देख रही थी, आखिरकार उसका बढ़ना बंद हो गया। अब उसका आकार चौड़ाई और लंबाई दोनों में 2 अंगुल के बराबर था। मूल सफ़ेद और नाजुक छोटा सिर अब बेहद क्रूर हो गया था। उसे विश्वास था कि जो भी महिला इसे देखेगी उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। फिर आयुष के साथ पूरी तरह से प्यार में पड़ जाओ। होश, आखिरकार यह बढ़ना बंद हो गया। मैं अभी डर के मारे लगभग मर ही गया। ये वाकई किसी को मौत के मुंह में धकेल रहा था। आयुष ने एक लंबी ठंडी सांस ली। आखिरकार इस चीज का बढ़ना बंद हो गया था। उसकी वर्तमान समझ के अनुसार यह अब व्यवहारिक रूप से एक औसत आदमी से एक आकार बढ़ा था, और यह केवल तब था जब यह 80 पॉइंट पर था। आखिरकार मुझे समझ में आ गया। आयुष ने खुशी से आह भरी। सिस्टम जिस औसत आदमी के आंकड़े की बात कर रहा था वह निश्चित रूप से क्षमता के मामले में अफ्रीका के काले लोगों को संदर्भित करता है। इसके अलावा ये निश्चित रूप से उन लोगों को संदर्भित करता है जो विशेष रूप से अच्छी तरह से विकसित हैं। आयुष के लिए ऐसा कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वह अपने पिछले जीवन से जानता था कि वे काले लोग वास्तव में बड़े होते हैं, खासकर जब किसी खास देश के लोगों से तुलना की जाती है। ये फिर भी कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ अनोखे आदिवासी कबीले थे जिनके काले लोग और भी बड़े थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनकी क्षमता सूचकांक निश्चित रूप से उसी स्तर को दर्शाता है। फिर ठीक इसी समय सुनहरी रोशनी अभी खत्म नहीं हुई थी। आयुष का जबड़ा डर के मारे लगभग खुला रह गया। फिर उसकी डरी हुई निगाहों के नीचे उसके बाल बारिश के बाद उगाए जमीन के नीचे से तेजी से उगते हुए लग रहे थे। 5 मिनट बाद में आयुष अपने बिस्तर पर खड़ा हुआ और आसमान की ओर दहाड़ते हुए बोला, मेरे बाल आखिरकार पूरी तरह से बढ़ गए हैं। अध्याय 88। आयुष, क्या हुआ? जैसे ही उसने चिल्लाना समाप्त किया, उसके कपड़े पहनने से पहले ही उसकी मां लेन रुक्सी ने उसके बेडरूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया। अंदर आते ही उसने तुरंत बेचैनी से पूछा, क्या तुम्हें कहीं असहज महसूस हो रहा है? आयुष ने अनजाने में अपना शरीर घुमाया और लेन रुक्सी की देखभाल करने वाली आंखों से संपर्क किया। उसने तुरंत महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो रहा है। फिर उसने हिंसक रूप से अपनी छोटी छड़ी को ढक लिया। माँ, ये कुछ भी नहीं है, हिलना मत। लेन रुक्सी की आंखें चमक उठी। वह आगे बढ़ा और अपने हाथों को दूर कर लिया। जल्दी करो, माँ को दिखाओ। 5 सेकंड बाद लेन रुक्सी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे घर का छोटा सा भटका हुआ लड़का आखिरकार बड़ा हो गया है। बहुत बढ़िया। माँ, क्या आप मुझे पहले अपने कपड़े पहनने देंगी? आयुष ने कड़वाहट भरा चेहरा बनाया।
भले ही मैं शर्ट न पहनूं, कम से कम मुझे अपनी पैंट तो पहनने दो। इस तरह से आपकी नज़रों में आना बहुत शर्मनाक है। तुम छोटे बदमाश हो। लेन रूक्सी का चेहरा तब तक हंसा जब तक वह फूल जैसा नहीं हो गया। मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ, कौन से बच्चे अपनी माँ की नज़रों से डरते हैं। ऐसा कहते हुए लेन रूक्सी ने हिंसक तरीके से अपनी आंखें रगड़ीं। आह, मेरे घर की छोटी सी भटकती हुई लड़की अब बड़ी हो गई है। मुझे जल्दी से तुम्हारे लिए एक महिला की तलाश करनी है और अपने पोते को ले जाने के लिए तैयार होना है। अगर वह लड़की काजल अब शादी से मुकरना चाहती है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। वह बहुत अच्छी दिखती है। मेरे घर की छोटी सी भटकती हुई लड़की भी बुरी नहीं दिखती। अगली बार जब वह बच्चे को जन्म देगी तो बच्चा निश्चित रूप से बहुत सुंदर होगा। एक बात उसके लिए काफी नहीं थी, लेन रूक्सी ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह महिला लेन रूक्सी भी बुरी नहीं है। मैंने अपना शोध किया है। उसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट है और उसके गुण भी अच्छे हैं। वह मेरे घर की छोटी सी लड़की के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करती है और वह काफी विनम्र है। हम उसे भी अपने साथ ले लेंगे। वह निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हारा ख्याल रखेगी, खाना बनाना जानती है और बाहर के लोगों से मिलने के लिए भी उपयुक्त है। वह एक अच्छी बहू होगी। अब उसकी कुल संपत्ति भी तुम्हारे बराबर ही है। आयुष, ये निश्चित रूप से मेरी अपनी जैविक माँ थी, है ना? लेन रूक्सी अभी भी संतुष्ट नहीं थी। दो पर्याप्त नहीं है, हमारा परिवार अभी भी बहुत छोटा है। अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ और ढूंढूंगी। आह, पोते को ले जाना। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आजकल ड्रैगन और फीनिक्स के बारे में सपने देखती रहती हूँ। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यह किस बारे में है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह हमारे घर का छोटा सा भटका हुआ बेटा है जो मुझसे मेरे पोते को ले जाने के लिए तैयार होने के लिए कह रहा है। हाँ, अगर यह एक लड़का है तो उसका नाम आशुतोष रखा जाएगा। अगर यह एक लड़की है तो लड़की। ऐसा कहते हुए लेन रूक्सी ने आयुष को देखा। आयुष, आपको क्या लगता है कि अगर यह एक लड़की है तो हमें बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए? आयुष, लेन रूक्सी ने उत्साह में खुद से बात करना जारी रखा। हाँ, तुम अभी भी पढ़ रही हो। स्कूल के लिए अब तुम्हें शादी करने की अनुमति देना असंभव है। लेकिन डरो मत, अगर उस बूढ़े सिद्धांत ने आपत्ति के कोई संकेत दिखाने की हिम्मत की तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगी। आयुष, निश्चिंत रहो, माँ तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगी। तुम्हें बस मेरे लिए कुछ और महिलाएं ढूंढने और कुछ और बच्चे पैदा करने की जरूरत है। उस समय तक मैं अपनी दोनों बाहों में एक एक को उठा लूंगा और तुम्हारे पिताजी अपनी पीठ पर दो को उठा लेंगे। तभी यह माना जा सकता है कि हमारा परिवार समृद्ध है। ऐसा कहते हुए लेन रूक्सी मुस्कुराई जैसे कि वह रसातल से आई कोई राक्षसी हो। आयुष, कड़ी मेहनत करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुझे किस बात के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए? हे भगवान, मैं इस साल सिर्फ 18 साल का हूँ। ठीक है, आयुष ने जल्दी से कहा। माँ, मैंने अभी तक अपनी पैंट नहीं पहनी है। ओह माय, मेरे घर का छोटा सा गुंडा किस बात पर शर्मा रहा है? लेन रूक्सी जोर से हंस पड़ी। बाहर निकलते समय उसने खुद से गुनगुनाया। ओह प्रिय, मैं आज बहुत खुश हूँ। प्रिय, प्रिय, जल्दी से यहाँ आओ, अच्छी खबर है, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। आयुष्मान का सिर स्टडी रूम से बाहर निकला। ऐसी कौन सी अच्छी खबर है जिसके कारण तुम इतने परेशान हो रहे हो? मैंने अभी तक अपने प्रोजेक्ट का प्रॉस्पेक्टस लिखना पूरा नहीं किया है। ये कई $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। मैं इस बारे में मजाक नहीं कर सकता। भले ही इसकी कीमत अरबों में हो, फिर भी आपको अभी यहाँ आना चाहिए। लेन रूक्सी अपनी बाहें कमर पर बांधे खड़ी थी, एक बूढ़ी महारानी की तरह। अगर तुम 1 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हारे प्रॉस्पेक्टस को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। आयुष्मान सिंह ने सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए खुद से कहा। इतनी जल्दी क्या हो सकती है? तुम आमतौर पर ऐसे नहीं होते। 1 मिनट बाद आयुष्मान की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या तुम सच में कह रहे हो? तुमने कहा था कि आयुष वाकई वयस्क हो गया है। उसकी बीमारी ठीक हो गई है। क्या मैं इस मामले में आपसे झूठ बोलूंगी? लेन रूक्सी का मूड बहुत अच्छा था। चाय पीते हुए वह खुद से गुनगुना भी रही थी। ओह माय, इस बार हमें आखिरकार एक पोता मिल सकता है जिसे हम गले लगा सकें। मैं हर दिन और रात इसके लिए तरसती रही हूँ। प्रिय, अगर यह एक लड़का है तो क्या आपको लगता है कि उसका नाम आशुतोष रखना ठीक रहेगा? मुझे लगता है कि यह नाम बुरा नहीं है। आयुष, जूली एक, वे काफी मेल खाते हैं। नहीं, नहीं, आयुष्मान उत्साह से गोल गोल घूमता रहा। आशुतोष सिंह, ये नाम आयुष से लाइमलाइट छीनने जैसा लगता है। यह नहीं चलेगा। जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि जूली आयुष के पिता हैं। ये निश्चित रूप से नहीं चलेगा। वह आधे दिन तक सोचता रहा और अचानक रुक गया। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और कहा, हमारे आयुष का बेटा, वह निश्चित रूप से अधिक दबंग होगा। क्या तुम पिछले 2 दिनों से ड्रैगन और फीनिक्स के बारे में नहीं सोच रहे थे? तो चलो उसका नाम अयान सिंह 2 रखते हैं। ये नाम दबंग और शक्तिशाली है। लेन रूक्सी की आंखें तुरंत चमक उठीं। यह एक अच्छा नाम है। क्या होगा अगर उसके 2 बच्चे हों? शिवराज, आयुष्मान ने बिना सोचे समझे कहा। अगर कोई तीसरा है तो वह सोर्ब 4 है। लेन रूक्सी तब तक हंसती रही जब तक वह झुक नहीं गई। तुम बूढ़े बदमाश हो। हाँ, मेरी राय में सबसे छोटे पोते का नाम शिव सिंह होना चाहिए। ये फिल्म अनएक्सपेक्टेडली जो हमारे बच्चे ने बनाई थी वह काफी दिलचस्प थी।
सबसे छोटे पोते का नाम शिव सिंह होगा और उसका उपनाम चुई चुई बुरा नहीं है। अगर यह पोती है तो पहले का नाम शिवाजी होगा, दूसरे का राधा। सबसे छोटे का नाम क्या होगा? आयुष्मान सिंह ने उत्साह से कहा, सबसे छोटी पोती का नाम शिया रखा जाएगा। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगी। लेन रुक्सी ने उत्साह से कहा, रुको प्रिय, जल्दी से सोचो और देखो कि क्या कोई ऐसी लड़की है जो हमारी आयुष के बराबर हो। वह सुंदर होनी चाहिए, अगर वह सुंदर नहीं है तो उस पर विचार न करें। हमारी आयुष इतनी उत्कृष्ट और इतनी सुंदर है, हम उसे कोई शिकायत महसूस नहीं होने दे सकते। वह वास्तव में आयुष की जैविक मां थी, एक व्यक्ति जो दूसरों के मुंह में एक उड़ाऊ व्यक्ति था, उसके मुंह से उत्कृष्ट शब्द निकल रहा था। रुको, मुझे सोचने दो। आयुष्मान सिंह ने फिर से चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वान परिवार की वह लड़की, उसकी उम्र आयुष के बराबर ही है, लेकिन वह दिखने में ऐसी नहीं लगती। अस्वीकार। हाँ, लियू परिवार की लड़की, वह अभी सिर्फ 7 साल की है, थोड़ी छोटी। अगली बार मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा और फिर कुछ साल इंतजार करूंगा, फिर देखूंगा। मेन परिवार की लड़की नहीं, उसका स्वभाव बहुत छोटा है और उसे दूसरों को मारना पसंद है। हमारी आयुष को पारिवारिक हिंसा बर्दाश्त नहीं हो सकती। हु परिवार की लड़की, वह लड़की फिर से कितनी उम्र की है? लैन रोक्सी, 16 उम्र ठीक है। आयुष्मान ने अपनी ठुड्डी को छुआ, लेकिन मैंने उसे कुछ सालों से नहीं देखा है। मुझे यकीन नहीं है कि वह सुंदर हो गई है या बदसूरत। मैं उसके पिता से उसकी तस्वीर लूंगा। जहां तक उस लड़की मिक्सिन और लिनियानवेई की बात है, मुझे लगता है कि वे दोनों बुरी नहीं हैं। आयुष को उन दोनों को अपने साथ ले जाने दें। हालांकि लिनियानवेई की पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी खराब है, लेकिन वह सुंदर है और उसका स्वभाव अच्छा है। अगर आयुष की देखभाल करने के लिए इतनी बड़ी बहन है तो ये भी काफी अच्छा होगा। वैसे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 3 साल बड़ी लड़की एक सोने की पट्टी के बराबर है। 6 वह अभी विश्वविद्यालय में चौथे वर्ष में है, इसका मतलब है कि वह 2 सोने की पट्टियों के बराबर है, बुरी नहीं है। ठीक है, मुझे भी लगता है कि वे दोनों ठीक हैं। लैन रुक्सी ने कुछ देर सोचा और अचानक पूछा, और ठीक है, लिन परिवार की उस लड़की का नाम क्या था? चुइन। मैंने सुना है कि वह काफी सुंदर है, उसका नाम क्यों नहीं? जैसे ही उसने लिन चुइन का जिक्र किया, आयुष्मान ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिला दिया। उस लड़की का सवाल ही नहीं उठता। वह बाघिन जैसी है। मुझे डर है कि अगर आयुष उसका सामना करेगा तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। उस लड़की में भावनाओं के लिए कोई जीन नहीं है। वह किसी भी समय हमसे झगड़ा कर सकती है। वह अपने पूरे जीवन में एक बार भी नहीं मुस्कुराई है। बूढ़ा लिन अब उसके बारे में मुझसे ज्यादा चिंतित है। चलो अभी उसके बारे में नहीं सोचते। ओह माय, अंत में अभी भी वे दोनों ही हैं। ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। लैन रुक्सी तब तक हंसती रही जब तक वह झुककर बोली, ठीक है, हम बस थोड़ी खुशी की तलाश में हैं। अगर आयुष ने वाकई इतनी सारी महिलाओं को अपने साथ ले लिया तो क्या ये तारांकन 7 नहीं होगा? आयुष्मान नीचे बैठ गया और सिगरेट पीने लगा, साथ ही हंसने लगा। ये सच है। ठीक है, तो मैं आज सभी नौकरानियों को एक लाल पैकेट दूंगा, प्रत्येक को 10,000 युआन, ताकि खुशनुमा माहौल बना रहे। ओह माय, मैंने इस दिन का 18 साल से इंतजार किया है। अब आखिरकार यह आ ही गया। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। बोलते बोलते उसने अचानक कहा, ये धुआं इतना दम क्यों घोंट रहा है? हे। अध्याय 89। दूसरे वर्ष, कक्षा 9 के कक्षा कक्ष के अंदर उबे हुए आयुष अपनी मेज पर लेटे हुए अपने मोबाइल फोन से खेल रहे थे। ये बहुत बोरिंग है। मैंने सभी उपन्यास पढ़े हैं और ये लोग बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं। भले ही उन्होंने ऐसा कहा हो, लेकिन आयुष को यह भी पता था कि उपन्यास लिखना अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है। अगर इसे बहुत तेजी से लिखा जाए तो ये घटिया होगा। उपन्यास उद्योग में अगर लेखक बड़ी मात्रा में लिखता है तो गुणवत्ता बराबर नहीं हो सकती है, और अगर उपन्यास अच्छी गुणवत्ता का है तो एक नया अध्याय आने में अधिक समय लगेगा। इस प्रकार इस उद्योग में लेखक को गुणवत्ता या मात्रा के बीच चयन करना पड़ता है। इसे भूल जाओ, मैं अभी कुछ और पढ़ने के लिए ढूंढ लूंगा। आयुष ने वेबसाइट को धीरे से ब्राउज किया। कुछ देर देखने के बाद उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। इस किताब का शीर्षक दिलचस्प लग रहा है, चलो इसे देखते हैं। 10 मिनट बाद आयुष खुशी से मुस्कुरा रहा था। हालांकि यह पिछली कुछ किताबों से भी बदतर है, लेकिन समय बिताने के लिए यह अच्छी है। इनाम पाओ। उसने तुरंत इस उपन्यास के लिए सर्वोच्च नेता का पद खरीद लिया। थोड़ी देर बाद, ये किताब भी बुरी नहीं है। इनाम। आधे घंटे बाद, हाँ, ऐसी कुछ किताबें मिलना दुर्लभ है जो काफी दिलचस्प हों। इनाम। कक्षा चैट समूह में लिंगी। बड़े भाई आयुष के चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है कि उन्हें फिर से कोई अच्छी किताब मिल गई होगी। डू शिनजेन। इस युवा मास्टर द्वारा मेरी उंगलियों से की गई थोड़ी सी गणना के बाद मुझे पता चला कि हाल ही में कुछ नई अच्छी किताबें आई होंगी। भाइयों, चलो इसे करते हैं। जी जरूर। युवा मास्टर आयुष ने इसे फिर से शुरू कर दिया है। के लैंग हाओ। बेकार के उड़ाऊ लोगों का एक समूह। लिंगी। अगर तुमने दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पीटूंगी। डू शिनजेन। ये युवा मास्टर जाकर आपकी पत्नी को फंसा देगा। लैंग हाओ। कृपया नहीं, मैं रुक जाऊंगा। 1 घंटे बाद, जोंग बयान वेबसाइट के पाठक उत्साह से झूम उठे। विभिन्न पाठकों के बड़े चैट समूहों के अंदर। पाठक 1, जल्दी करो, आओ और देखो,
कुछ भगवान स्तर के नवधनाढ्य फिर से कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार वे न केवल मूल कुछ पुस्तकों के लिए दान की स्पैमिंग कर रहे हैं, बल्कि वे दूसरों के लिए भी दान की स्पैमिंग कर रहे हैं। पाठक 2, हे भगवान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? भाइयों, चलो जल्दी से चलें और हंगामा देखें। पाठक 3, ये भगवान स्तर के नवधनाढ्य लोग जिन पुस्तकों को पसंद करते हैं वे मेरी भी रुचि के अनुरूप हैं। मुझे भी एक नज़र डालने दो। पाठक 4, हर बार जब ये भगवान स्तर के नवधनाढ्य लोग कार्रवाई करते हैं तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा तमाशा होता है। मेरा इंतजार करो। 2 घंटे बाद अन्य पुस्तक केंद्रों के पाठक बेचैन होने लगे। एक अन्य वेबसाइट रीडर 1 झोंकध्यान वेबसाइट के कुछ भगवान स्तर के नवधनी लोगों ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। चलो चलें और तमाशा का आनंद लें। एक अन्य वेबसाइट रीडर 2, मैंने पिछली कुछ किताबें पढ़ी हैं जो उन्हें मिली थी और यह बहुत मज़ेदार थी। जल्दी करो, चलो चलते हैं। हम इस बार फिर से अच्छी किताबें ज़रूर ढूंढ पाएंगे। एक अन्य वेबसाइट रीडर 3, सब लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लें और याद रखें कि फॉर्मेशन बनाए रखना है। मैं सबसे पहले सॉक पपेट बनने के लिए रजिस्टर करूंगा। एक अन्य वेबसाइट रीडर 4, क्या आपने अभी तक सॉक पपेट बनने के लिए पंजीकरण नहीं कराया है? मैंने कुछ दिनों पहले ही वहां से उपन्यास पढ़े हैं। वहां की किताबें खराब नहीं हैं और मैंने उनमें से कुछ को दान भी दिया है। बेशक ये दान उतना नहीं है जितना कि भगवान के स्तर के नवधनाढ्य लोग देते हैं। 3 घंटे बाद विभिन्न प्रसिद्ध पुस्तक केंद्रों के लेखक 1, क्या बात है, झोंकध्यान वेबसाइट के वे नवधनाढ्य लोग फिर से आगे बढ़ रहे हैं। अरे, मुझे जाकर देखना चाहिए कि वह कौन सी किताब है। लेखक 2, हा, मैंने जो खाता खोला था उसे भगवान स्तर के नवधनाढ्यों ने ब्राउज कर लिया है। एक बार में सर्वोच्च नेता रैंक की 6 खरीदारी। हे भगवान, एक सर्वोच्च नेता रैंक $500 के बराबर है। मैंने इस बार वाकई बड़ी सफलता हासिल की है। लेखक 3, मुझे एक बार देख लेने दो। ये सच है? बिल्कुल नहीं, मुझे वहां भी एक खाता खोलना होगा। ये बिल्कुल असहनीय है। झोंकध्यान वेबसाइट महाप्रबंधक कार्यालय। सचिव ने डायरेक्टर यांग की डेस्क के सामने खड़े होकर रिपोर्ट दी। डायरेक्टर यांग, यंग मास्टर आयुष और उनके दोस्तों ने फिर से सर्वोच्च नेता के पद खरीदना शुरू कर दिया है। क्या आपको लगता है? बिना सोचे समझे निर्देशक यांग ने कहा, क्या पूछने की भी जरूरत है? जल्दी से जाओ और उस व्यक्ति को खोजो जो पैसे खर्च करना जानता हो और उससे कहो कि वह फॉलोअप के लिए पब्लिक राइटर नियुक्त करे। कुछ ही समय में विभिन्न पुस्तकों के समालोचना अनुभाग में सार्वजनिक लेखक 1, भाइयों, चलो इसे करते हैं। सार्वजनिक लेखक 2, रोजर। 5 घंटे बाद सचिव, निदेशक यांग, हमारी वेबसाइट का साइट ट्रैफिक है। निर्देशक यांग, अब इसकी कीमत कितनी है? सचिव, आईपी वेबसाइट ट्रैफिक 300,000 की सीमा को पार कर गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। हमारी वेबसाइट पर नई किताबें पोस्ट करने के लिए आने वाले लेखकों की संख्या में कम से कम 70% की वृद्धि हुई है। इन 3 दिनों में पोस्ट की गई नई किताबों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। निर्देशक यांग, इससे मेरी सोच का दायरा वाकई बढ़ गया है। जाओ और उससे पूछो जो जानता है कि अगले कदम के लिए पैसे कैसे खर्च करने हैं। पैसे खर्च करने के मामले में वह मुझसे बेहतर है। व्यापार सेवा निदेशक का कार्यालय। सचिव, जो पैसा खर्च करना जानता है? अरे नहीं, मेरा मतलब है डायरेक्टर सन, जनरल मैनेजर आपसे पूछना चाहते हैं हमें आगे क्या करना चाहिए। जो पैसा खर्च करना जानता था। निर्देशक झांग वैन्यांग, यंग मास्टर अभी जो किताबें देख रहे हैं उनके लिए बुकशेल्फ में सहेजी गई गिनती क्या है? सचिव, मुख्य संपादक तांग वर्तमान में यंग मास्टर और उसके दोस्तों की गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। पुस्तकों की वर्तमान प्रतिष्ठा अच्छी है और बुकशेल्फ में सहेजी गई गिनती 30,000 से अधिक हो गई है। दी गई लाइक की संख्या वर्तमान में 50,000 के करीब है। झांग वैन्यांग, शेयर आइकन दबाने की संख्या भी बुरी नहीं है ना? सचिव, वर्तमान में किताबों की प्रतिष्ठा फैल रही है। हर दिन 1000 से ज्यादा बुकशेल्फ में सहेजे गए लोगों की संख्या होती है और पैट्रियन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। झांग वैन्यांग ने गहरी सांस ली। चलो पहले से तय किए गए विज्ञापन जारी करते हैं। याद रखें, मैं हर जगह विज्ञापन देखना चाहता हूं। जितने ज्यादा विज्ञापनदाताओं से संपर्क कर सकते हैं करें और इस पर कम से कम 3 मिलियन खर्च करें। समझ गया। सचिव ने सांस लेते हुए कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। दूसरे वर्ष कक्षा 9 के कक्षा कक्ष के अंदर क्लास की घंटी बजने के बाद आयुष ने एक अच्छी लंबी नींद ली। नींद बहुत अच्छी है। ऐसी अच्छी किताबें मिलना मुश्किल है, लेकिन कम से कम मैं कुछ किताबें तो ढूंढने में कामयाब रही। ये काफी होना चाहिए। अब शौचालय में जाकर खुद को राहत देने और थोड़ी देर आराम करने का समय है। कक्षा से बाहर निकलने के बाद आयुष की मुलाकात लियू मिंगचेंग से हुई, जो दूसरी कक्षा में था। लियू मिंगचेंग ने आयुष को देखकर अपने हाथ ऊपर उठाए, हंसे और कहा, अरे यह आयुष नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? उसके आसपास खड़े उसके दोस्त भी हंसने लगे और खुशी भरी निगाहों से आयुष को देखने लगे। आयुष की नाक फड़क उठी। मैं शौचालय जा रहा हूँ। इतना स्पष्ट उत्तर, फिर भी आपको पूछने की जरूरत है। मुझे आपके आईक्यू लेवल पर गंभीर संदेह है। शौचालय जा रहे हो? हा।
लियू मिंगचेंग ने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाईं और हंसा, जिससे दृश्य काफी मजेदार लग रहा था। पिछली बार जब यंग मास्टर आयुष शौचालय गए थे तो आपने अपने अनुचरों से रास्ता साफ करने के लिए कहा होगा। फिर भी आज आप अकेले जा रहे हैं। सच कहूं तो मैं वास्तव में उत्सुक हूं, क्या आप यौवन से गुजर चुके हैं? आयुष ने लियू मिंगचेंग से भावशून्यता से पूछा। आपने अपनी कार बदल ली है? अरे, लियू मिंगचेंग ने अपने हाथों को ऊपर उठाने से पहले जोर से हिलाया। मैंने तुम्हें नहीं छुआ, हर कोई गवाही देने में मदद कर सकता है, मैंने तुम्हें नहीं छुआ। मेरे हाथ भी ऊपर उठे हुए हैं। ऐसा कहने के बाद वह मुस्कुराया और बोला, हे छोटी मोटी तरकीबें। इस बार तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, है न? अगर तुम गिर भी जाओ तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इससे उनके आसपास बैठे छात्र जोर जोर से हंसने लगे। आयुष ने परवाह नहीं की और अपने कंधे उचका दिए। किसने कहा कि मैं गिरना चाहता हूँ? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इस बार आपने किस तरह की कार बदली है। ऐसा कहने के बाद आयुष ने लियू मिंगचेंग की ओर देखने से पहले शौचालय के साइन को देखा। बस इतना ही कहो, क्या तुम सच में शौचालय जाना चाहते हो या खाने के बाद तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और नहीं है और तुम मुझे घृणा करने आए हो? अगर तुम मुझे घृणा करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारा कौशल पर्याप्त नहीं है। बेशक मैं शौचालय जाना चाहता हूँ, लियू मिंगचेंग ने दीप्तता से हंसते हुए कहा। बेशक मैं भी उत्सुक हूँ। अगर सहपाठी आयुष अपने साथियों को शौचालय साफ करने के लिए बुलाता है तो इसका कारण यह है कि उसके गुप्तांग के बाल नहीं बढ़े हैं। अरे, एक आदमी के लिए बाकी सब ठीक है, सिवाय इसके कि उसका लिंग कभी छोटा नहीं हो सकता। ओह, आयुष लियू मिंगचेंग की परवाह किए बिना सीधे शौचालय में चली गई। आपका शौक निश्चित रूप से बहुत बेवकूफ़ी भरा है। लियू मिंगचेंग ने अपने आसपास के लोगों को एक नज़र देखा, जिसका अर्थ अतुलनीय रूप से स्पष्ट था। अंदर आओ और देखो कि यंग मास्टर आयुष का छोटा भाई कितना बड़ा है। अध्याय 90। लोगों का समूह एक शक्तिशाली अंदाज में बाथरूम में घुसा, जिसने तुरंत उनके आसपास के छात्रों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे। हालांकि आयुष की शक्तिशाली पृष्ठभूमि के साथ उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे बाथरूम में पीटा जाएगा। कभी कभी शब्दों के साथ युद्ध करना ठीक था। हालांकि जिसने भी आयुष को छूने की हिम्मत की, वह मौत की कोशिश करने के समान था। तियानवांग लाओजी भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सका। बाथरूम में घुसने के बाद आयुष का चेहरा थोड़ा सा हिला, फिर उसने अपनी जिप खोली। लियू मिंगचेंग ने जानबूझकर उसकी तरफ झुककर मूत्रमार्ग की ओर मुंह किया और अपने दिल में हंसी उड़ाई। अरे, ये बच्चा इतना पतला दिखता है, इसकी छोटी छड़ी निश्चित रूप से बड़ी नहीं है। मैंने अपने गुर्गों को कैमरा तैयार करने के लिए बुलाया है। तस्वीर लेने से पहले जब तक वह अपनी छोटी छड़ी बाहर नहीं निकालता तब तक प्रतीक्षा करें। वाह, जब तस्वीर फैलेगी तो प्रभाव बिल्कुल उत्कृष्ट होगा। जब वह इस बारे में सोच रहा था, उसने अपना पक्षी बाहर निकाला जो अंगूठे के आकार का था, और फिर उसने आयुष द्वारा अपना पक्षी बाहर निकाले जाने का इंतजार किया। आयुष ने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने धीरे से अपनी पैंट उतारी और फिर अपना घमंडी विशालकाय पक्षी दिखाया। इस पर एक छोटी सी नजर डालने के बाद लियू मिंगचेंग पूरी तरह से डर गया और तब तक बेकाबू होकर पेशाब करता रहा। हाँ, बेकाबू होकर। उसके मूत्राशय में पेशाब को किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका और वह बाहर निकल आया। इस समय लियू मिंगचेंग के कुछ अनुचर पागलों की तरह तस्वीरें लेने लगे। लियू मिंगचेंग का शरीर ठंडे पसीने से भर गया और उसने निर्णायक रूप से पीछे मुड़कर अपने छोटे से पक्षी को दिखाई देने से रोक दिया। हालांकि ये सब व्यर्थ था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। आयुष ने गाना गुनगुनाते हुए जल्दी से पेशाब किया। लियू मिंगचेंग की छोटी चिड़िया को देखने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उत्साह और गर्व की लहर महसूस की और फिर धीरे से अपनी पैंट की जिप ऊपर की और ताजगी की सांस ली। कोई बात नहीं, इस बच्चे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लियू मिंगचेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मौत के दरवाजे पर आ गया हो। उसे पूरे शरीर में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वह बहुत जल्दी खुश हो गया। जब आयुष शौचालय से बाहर निकला तो वह अचानक अजीब तरह से मुस्कुराया। के फिर वह चला गया और बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ न तो बहुत बड़ी थी और न ही बहुत छोटी, लेकिन लियू मिंगचेंग को सुनने के लिए पर्याप्त थी। एक आदमी के लिए कुछ भी छोटा हो सकता है, बस वह चीज़ निश्चित रूप से छोटी नहीं हो सकती। लियू मिंगचेंग का चेहरा शर्म से भरा हुआ था और वह तुरंत खुद को मौत के घाट उतारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। इस बार उसने गंभीरता से अपना सारा सम्मान और प्रतिष्ठा खो दी थी। आहा, थोड़ी ही देर बाद पूरा शौचालय लियू मिंगचेंग की हृदय विदारक चीखों से भर गया। आसपास के सभी छात्र एक दूसरे को देखते रहे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। अगर कोई जिज्ञासु व्यक्ति मौजूद होता तो वे पूछते, अरे क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ? लियू मिंगचेंग की इतनी हृदय विदारक चीख कैसे निकली? इस समय एक चालाक पुरुष छात्र बाथरूम से बाहर आया और फुसफुसाया, हो सकता है कि आपने अभी दृश्य नहीं देखा हो, लेकिन महान यंग मास्टर एक बड़े आदमी हैं। क्या हुआ? जल्दी बताओ। हाँ, आखिर अंदर क्या हुआ? लियू मिंगचेंग को पीटा गया। क्या आप तेज और स्पष्ट बात कर सकते हैं? आप इतने धीरे क्यों बोलते हैं? ये देखकर कि उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, उसने फिर धीरे से समझाया।
जब मैं पहले वहां गया था तो मैंने लियू मिंगचेंग को ये कहते हुए सुना था कि एक आदमी के लिए कोई भी चीज छोटी हो सकती है, बस वह चीज निश्चित रूप से छोटी नहीं हो सकती। मैं उत्सुक था कि वह किस बारे में बात कर रहा था और मैंने नजर घुमाई। अनुमान लगाए मैंने क्या देखा। क्या है? आसपास खड़े छात्रों की आंखें बल्बों से भी ज्यादा चमक रही थीं, वे उसे घूर रहे थे। जल्दी से बताओ। उसी क्षण मैंने इसे देखा। शौचालय से बाहर निकले छात्र ने कहा, यंग मास्टर आयुष का खिलौना, ये निश्चित रूप से एक विशाल खिलौना है। मैंने अपने जन्म के बाद से कभी भी उनके जितना बड़ा खिलौना नहीं देखा है। हालांकि लियू मिंगचेंग के खिलौने को छोटा नहीं माना जा सकता है, हालांकि अगर कोई इसकी तुलना यंग मास्टर आयुष के खिलौने से करे तो यह एक नन्ही सी चिड़िया की तरह ही होगी। क्या बकवास है? क्या ये सच है? इतना डरावना? आसपास के छात्र चिल्ला उठे। ये निश्चित रूप से इससे ज्यादा सच नहीं हो सकता। शौचालय से बाहर आए छात्र ने आगे कहा, क्या आपको अभी भी याद है कि यंग मास्टर आयुष हमेशा अपने अनुचरों को शौचालय का उपयोग करने से पहले उसे साफ करने के लिए बुलाते हैं? पहले हम हमेशा सोचते थे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दिखाने के लिए बहुत छोटा होता है, लेकिन अभी साबित हुआ है कि इसका कारण यह है कि यह इतना बड़ा है कि लोग इससे डर जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि हम सभी शुरू में गलत थे। युवा मास्टर आयुष को डर था कि इससे हमारे आत्मविश्वास पर असर पड़ेगा और इसलिए उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वह हमारे लिए बेहतर चाहते थे। यह मेरी गलती है कि मैंने अतीत में उसे गलत समझा। एक आदमी के लिए ऐसा दृश्य देखना वास्तव में उसके गौरव को ठेस पहुंचाता है। इस बार लियू मिंगचेंग को वाकई बहुत दुख हुआ होगा ऐसा दृश्य देखने के बाद। आशा करते हैं कि वह आकार के अंतर पर ज्यादा ध्यान न दे। हाँ, बाथरूम में सहपाठियों ने कहा। लियू मिंगचेंग हमेशा अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि उसकी चीज बहुत बड़ी है। क्या आपको अभी भी कॉमिक याद है, डायर ब्रांडो नामक बड़ा दुष्ट बॉस? लियू मिंगचेंग खलनायक को पसंद करता है और उसके ऊपर उसने हमेशा कहा है कि उसका पक्षी अपेक्षाकृत बड़ा है, इसलिए उसने खुद को बट नॉट लेजी नामक एक उपनाम दिया है। एक नॉट लेजी का चीनी उच्चारण अंग्रेजी नाम ब्रांडो के चीनी उच्चारण जैसा लगता है, लेकिन इस बार उसने वास्तव में गड़बड़ कर दी। यंग मास्टर आयुष का एक, जो उसके पक्षी से एक पूरे बड़े घेरे से बड़ा है, निश्चित रूप से उसका बड़ा भाई है। अगर मैं होता तो यंग मास्टर आयुष को भविष्य में अपना उपनाम बदलना पड़ता, बिग बर्ड नॉट लेजी बनने के लिए। हाँ, चलो बिग बर्ड नॉट लेजी पर सहमत होते हैं। यह उपनाम अच्छा है और निश्चित रूप से उपयुक्त है। बड़ा पक्षी, आलसी नहीं, कितना प्रेरणादायक उपनाम। छात्रों का समूह एक साथ हंसने लगा, उनकी खुशी पूरे गलियारे में गूंज रही थी। ये खबर स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही बहुत सारी अफवाहें फैलने लगीं और वायरल हो गईं। साल के सबसे महान राजा के रूप में आयुष का उपनाम कुछ ही पलों में कई गुना बढ़ गया। बिग बर्ड सिंह, बिग बर्ड नॉट लेजी, बिग ब्रदर बर्ड आदि। जब लोग पहली बार मिले तो उनके पहले शब्द ज्यादातर एक जैसे थे। क्या आपने इसके बारे में सुना है? बड़े भाई आयुष के पास एक बड़ा पक्षी है, बिल्कुल बड़ा। मुझे ये बात बहुत पहले से पता थी। यह अजीब बात थी कि बड़े भाई आयुष को शौचालय में जाने से पहले अपने गुर्गों से शौचालय साफ करवाना पड़ता था। अब ऐसा लगता है कि वह सिर्फ हमारे आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहता था। ये एक बड़ा पक्षी आलसी नहीं क्यों होना चाहिए? कितना शर्मनाक है। लेकिन उसी नोट पर, क्या बिग ब्रो आयुष का खिलौना वास्तव में इतना बड़ा है? यह नकली कैसे हो सकता है? घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार लियू मिंगचेंग के छोटे पक्षी की तुलना में ये बिल्कुल विशाल है। ऐसा उपनाम निश्चित रूप से उपयुक्त है। इतना बड़ा, इससे लोगों को असहजता और शर्मिंदगी होगी। छोटी बहन, क्या तुम्हें प्यार हो गया है? क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? नहीं, इसके अलावा यंग मास्टर आयुष मुझे कभी भी काफी अच्छा नहीं पाएंगे। जब लियू मिंगचेंग नीले चेहरे के साथ परिसर में घूम रहा था तो आसपास के छात्र इशारा करके कह रहे थे, देखो छोटा पक्षी, आलसी नहीं, वहां है। कितना दयनीय है। इस बार उसे जो झटका लगा है वह पिछली बार से कहीं ज्यादा भारी है, जब उसकी कार चकनाचूर हो गई थी। जल्दी से चलते हैं। स्मॉल बर्ड नॉट लेजी यहाँ आ रहा है, चलो चलते हैं, कहीं वह हम पर गुस्सा न हो जाए। हाँ, जिस किसी को भी ऐसा मानसिक आघात लगेगा उसे निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगेगा। कितना दयनीय है। क्यों? लियू मिंगचेंग गिरने ही वाला था। उसका खिलौना इतना बड़ा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। वह इतना पतला और लंबा है, वह 1.75 मीटर से थोड़ा ही लंबा है। वह चीज इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? ये वैज्ञानिक नहीं है। मैंने जरूर गलत देखा होगा। आयुष अपनी कक्षा में बैठकर किताब पढ़ रहा था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, जबकि आसपास के छात्र लगातार चर्चा कर रहे थे। बड़े भाई आयुष एक किंवदंती बन गए हैं। बड़े पक्षी सिंह, मैं कितनी उम्मीद करता हूं कि मेरे पास भी उनके जैसा बड़ा पक्षी हो। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हर आदमी की यही इच्छा होती है कि उसे एक बड़ा पक्षी मिले। आयुष, ये लोग क्या कह रहे हैं? समझ से परे। बिग बर्ड नॉट लेजी कौन है? उसके बाद उसने समय देखा और आखिरकार अपना उत्साह वापस पा लिया। आखिरकार स्कूल खत्म होने वाला है।
मैं अब जाकर रात में अनपेक्षित रूप से शूटिंग कर सकता हूँ, हाँ हाँ।